तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी घटना चक्र की सीरीज़ को। बीच में 1-2 दिन वीडियोस नहीं आए तो उसके लिए आज हम लोग कंपेंसेट करेंगे एंड हम लोग 2-3 वीडियोस देखने वाले हैं। सो घटना चक्र में जो हम लोग एनवायरनमेंट की अपनी सीरीज़ कर रहे थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो एनवायरनमेंट की सीरीज़ हम लोग करेंगे ये यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, मेंस के लिए एंड उसके बाद अगर आप देख सकते हैं आरओ के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न बीइंग मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लोग थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं पीसीएस के एग्ज़ाम को, थोड़ा सा ध्यान ये दें कि पहली बार हुआ है कि आपके पीसीएस में आपको इतनी सीट्स देखने को मिल रही है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं आती है। इलेक्शन का ईयर था, सो मेनी थिंग्स वर देयर। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, अच्छा खासा आपको एक्सटेंशन भी मिल गया है, अक्टूबर 27 को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि जितना अच्छे से पढ़ पाए। एनवायरनमेंट है, साइंस है, आपको पता है इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आते हैं। स्टैटिक है, बहुत ज़्यादा चेंज भी ऐसा नहीं होता है कि आपको पता नहीं है कि क्या नहीं आएगा, बहुत अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। तो दीज आर द स्कोरिंग वंस, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, एनवायरनमेंट से ही शुरू किया है कि एनवायरनमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं आज जो टॉपिक देखेंगे दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस पर देखिएगा किस तरीके से पैटर्न आता है एंड किस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। तो क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय किससे होता है, जीएचजी पॉल्यूशन से, हमको सबको पता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। 2015 में पेरिस में 21 हुई थी, ठीक है, COP21 उसको कहते हैं। उसके बाद अभी हम देख लेते हैं 26 ग्लासगो में हुई है, 27 ये आपका शामिल शेख इजिप्ट 20 में हुई है जो आप देख सकते हैं। देन आपका 28 दुबई यूएई में। अब आपकी जो होने वाली अगले साल वो आपकी कौन सी होगी, COP29 जो बाकू अजरबैजान में होगी, ठीक है। सो ये आपकी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, कब कब कौन से साल में आपकी रिसेंट हुई है वो पता होना चाहिए। फिर आते हैं यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, यानी यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट पर एक्ट करने वाला समिट है। 2019 में कहाँ पर हुआ था, यूएन न्यूयॉर्क में हुआ था। 2019 का क्वेश्चन है ये। और 23/9/2000 बेसिकली 19 को अगर आप देखेंगे तो उसको बेसिकली क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। अब यूएन क्लाइमेट जो आपका एक्शन समिट है ये वहीं पर होता है जहाँ पर आपके COPs होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत वैसे देखा है बट इसमें आपको मिलेगा नहीं। तो ये आपके COPs जहाँ पर होते हैं जनरली वहीं पर हेल्प किए जाते हैं, ठीक। दूसरा देखते हैं थीम क्या थी उस बार की, अगर आप देख सकते हैं क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, ठीक है, रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, उस टाइम क्या है बट अभी भी पूछ लेता है ना। GH इफेक्ट की बात करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलती है। हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर आपका हीट होता है, किस वजह से, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। जो भी आपकी IR रेड होती है उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से आपके एटमॉस्फेयर में गर्मी आती है, ठीक। और जो एटमॉस्फेरिक CO2 होता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर हीट होता है। फिर आते हैं इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी कॉन्सेप्ट में क्या था, किसने दिया था, जोसेफ फूरियर ने। ये आपका 1824 में ये पूछा गया, तो सिर्फ जोसेफ भी ध्यान रखेंगे तो ठीक है, ठीक। उसके बाद आते हैं एटमॉस्फेरिक चेंजेस ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आप देख सकते हैं, एक बार मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है, आपने देखा है, लेट्स से आपका ये एक तरीके से घर है कोई, ठीक है, यहाँ से ऐसा आपने ग्लास लगा रखा है ऊपर की तरफ में, आपकी रेज अंदर आ जाती हैं। रेज अंदर आने के बाद में ये नीचे अंदर तो आ जाएंगे बट ये बाहर रेडिएट नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर एक लेयर बन जाती है। कौन सी लेयर बनती है, बहुत सारी गैसेस की, जिसमें आपकी CO2 होती है, मीथेन होती है, वाटर वेपर भी काम करता है। ये सारी गैसेस कैसे काम करेंगी कि जैसे यहाँ पर इन्होंने ग्लास की लेयर बना दी है और जो ये रेज आपकी रेडिएट होके जाने वाली है बाहर नहीं जा पाएगी, तो जिससे आपके अर्थ का टेम्परेचर गर्म होता है, ठीक है। अब इससे देखते हैं क्या होता है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस में क्या आएगा, सबसे पहले ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अब ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी इवापोरेट करेगा, पानी इवापोरेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको एटमॉस्फेयर में मिलेगा तो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, विंड स्पीड आपकी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाएगी, इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो दीज आर द चेंजेस जो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होते हैं। फिर आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पे। 2005 में इसको फोर्स पे लाया गया था, यानी अडॉप्ट तो हमने किया था 1997 में, बस इसको कब फोर्स पे लाए थे, 2005 में। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन है, किस चीज़ से डील करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से। तो ध्यान रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। ये इंटरनेशनल बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का या बाकी हार्मफुल गैसेस का, उतना उसका कितना टारगेट हो सकता है उसको पर्टिकुलरली सेट करता है आपका ये। फिर आते हैं मीथेन पे। मीथेन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसका ग्लोबल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में इसका ग्लोबल पोटेंशियल ज़्यादा है, दैट्स वाई ये ज़्यादा हार्मफुल होगा, ठीक। अब पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, लेट्स से बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया था
कि अगर आपके पास दो तरीके के चाकू हैं, ठीक है, आपने एक से किसी को मारा, हो सकता है उसका जो कट हो वो 10 सेंटीमीटर का बने, दूसरा चाकू एकदम सेम है, ठीक है, बट इससे मारने पे जो कट हो रहा है दैट इज ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। सेम अगर आप 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, 1 ग्राम मीथेन ले रहे हैं, तो 1 ग्राम मीथेन ज़्यादा नुकसान करेगी आपके एटमॉस्फेयर को, इसीलिए ज़्यादा बेसिकली हार्मफुल होती है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल पे। बायोसेफ्टी के लिए होता है, ये आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। तो कार्टेजिना आपका बायोसेफ्टी के लिए होता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए होता है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, ऐसे पॉल्यूटेंट से पॉल्यूशन कॉज करेंगे, ऑर्गेनिक होते हैं, परसिस्टेंट जो बेसिकली परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट पे, जो खत्म नहीं होते हैं जल्दी, ठीक। फिर आते हैं मॉन्ट्रियल पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए है, यानी ओजोन लेयर के बचाने के लिए क्या क्या हमको मेथड करना है, कितना डिप्लीट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे इनको अफेक्ट कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी। फिर आते हैं कोटो प्रोटोकॉल पे, ये अभी हमने देख लिया क्लाइमेट चेंज के लिए। तो देखिए घूम फिर के अभी तो चलो ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज करने लग गया है, बट घूम फिर के अगर आप एक भी कर लेते थे तो आपका ऑप्शन हो जाता था, है ना, वो जो 1 2 करके दिया रहता था, तो चीज़ें रिपीट होती हैं अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पे। फिर से यहाँ पर देखते हैं एनहांस्ड। तो यहाँ पर क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो आपका इंटरनेशनल पैनल है फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है क्लाइमेट चेंज के लिए, उन्होंने 6 मेजर गैसेस बताए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा है? पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपका मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, ये सल्फर हेक्साफ्लोरो है आपका, ठीक है, हेक्साफ्लोरोसल्फाइड है आपका, फिर आपका ये क्या देखने को मिल रहा है? NF3, ठीक है, नाइट्रोफ्लोराइड। तो यहाँ पर आप नाइट्रो ट्राइफ्लोराइड, तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो आपकी 6 इंपॉर्टेंट गैसेज जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसने बेसिकली आपको मार्क किया है? ये IPCC ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सिंगापुर। सिंगापुर में फरवरी 2018 में क्या किया था? अनाउंस किया था कि वो कार्बन टैक्स को इम्पोज करने वाले हैं, ठीक है, नहीं 2019 से क्या करेंगे, आपके ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए कार्बन टैक्स। लेट्स से कोई कंपनी है, कपड़ा की कोई मिल है, ठीक है, लेट्स से टेक्सटाइल मिल है, यहाँ से लेट्स से आपका 10 टन CO2 एमिट हो रहा है, तो अब क्या करेगी भारत की सरकार या सिंगापुर की सरकार? इनके ऊपर टैक्स लगा देगी, भाई तुमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया, इतना टैक्स भरो। तो ये क्या करेंगे? कम करने की कोशिश करेंगे, तो कम करेंगे तो हमारे एनवायरमेंट को फायदा होगा, ठीक है, तो इसलिए कार्बन टैक्स लगाया गया। अब यहाँ पर और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। न्यूजीलैंड पहली कंट्री थी जिसने कार्बन टैक्स इम्पोज किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डेनमार्क आते हैं, दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने लाइव स्टॉक एमिशन के कार्बन टैक्स लगा दिया, यानी जो लाइव स्टॉक होता है आपका, लेट्स से कैटल वगैरह भी होते हैं ना, आपको पता है, वो भी मीथेन एमिशन करते हैं जब वो चबाते हैं खाना, ठीक है, जुगाली करते हैं बैठ के, तो उनके मुंह से भी आप अगर देखेंगे तो आपका मीथेन एमिट होता है। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, इन्होंने लाइफ स्टॉक एमिशन पे पहली बार टैक्स लगाया है। फिर यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, इन्होंने इनका जो टैक्स है एक तरीके का, वो जनवरी 1 2026 यानी 2 साल बाद आपका इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, लगभग 1.5 साल बाद। अब तो ये क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, कार्बन टैक्स को अफेक्ट में लेके आएंगे। ये CBM है कि एक्चुअली बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि इन्होंने कार्बन टैक्स लगा दिया, तो अपना टैक्स बचाने के लिए दूसरे देश चली जाती है कि भाई हम दूसरे देश जाएंगे, वहाँ पर सामान बनाएंगे, देन यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करेंगे। तो इनकी सरकार ने कहा अच्छा भाई तुम टैक्स बचाने के लिए जा रहे हो, चलो अब हमने एक लगा दिया है कि बॉर्डर पे, यानी अगर आप बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हो तो बॉर्डर पे ही हम एडजस्ट कर लेंगे। किस चीज़ को एडजस्ट कर लेंगे? आपके कार्बन को एडजस्ट कर लेंगे, और इसी मैकेनिज्म को नाम दे दिया गया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि टैक्स तुमने चलो बाहर बचाने के लिए किया, तुम हमारे बॉर्डर पे आओ, वहीं पर तुमसे टैक्स ले लेंगे, ठीक है, दिस इज CBM। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हैं। फिर आते हैं GHG कंट्रीब्यूशन पे, ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूशन पे, कौन कौन सी गैस कितना करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत देखिएगा कि हमने मीथेन का ज़्यादा देखा है, यहाँ पर कम है, ये परसेंटेज की बात हो रही है, कौन सी गैस कितनी है एक तरीके से। सबसे ज़्यादा वाटर वेपर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये इसका सीक्वेंस आप देख सकते हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, CO2, CH4, N2 और CFC, कोई भी सीक्वेंस दे सकता है, ठीक है। ये ओवरऑल आपको दिया है कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। फिर देखते हैं, अब देखते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो ये एक परचेज एग्रीमेंट है, यानी आपने एमिशन को रिड्यूस किया है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है और साथ में परचेज करने का एग्रीमेंट भी मिल रहा है, ठीक। कौन लेके आया था इसको? आपको वर्ल्ड बैंक, जो आपका IBRD है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये आपका वर्ल्ड बैंक के 2 पार्ट आपको देखने को मिलता है, उसका है वो हम देख लेंगे आपके दूसरे लेक्चर्स में, ठीक। और ये हिमाचल गवर्नमेंट, दोनों ने मिलकर पर्टिकुलर आपका ये एग्रीमेंट साइन किया। फिर आते हैं बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल टू लाइफ ऑन अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ऐसी गैस है जो आपके पृथ्वी पर जीवन के लिए, यानी लाइफ ऑन अर्थ के लिए बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है ना। बिना इसके सर्वाइवल नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट आपके नहीं होंगे,
ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो क्या है, आपको हार्मफुल भी देखने को मिल रही है। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। फिर आते हैं लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ CO2 एमिशन। जो आपका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है कौन, आपका CO2 एमिशन का 2020 में चाइना था, 28% था। 2024 की बात करते हैं तो अभी भी चाइना है, बट कितना हो चुका है, 31%। इंडिया थर्ड प्लेस पे, इंडिया 24% CO2 एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर आप ग्लोबल शेयर देखिए कि आपका इतना CO2 रिलीज हो रहा है तो उसमें से 31% आपका किसका है, चाइना का है, 24% आपका इंडिया एमिट करता है। फिर आता है कार्बन नेगेटिव कंट्री ऑफ वर्ल्ड। कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर जितना कार्बन कंज्यूम होता है उससे बेसिकली बहुत ही कम एमिट होता है, तभी तो कार्बन नेगेटिव होगी। एक आपने टर्म सुना होगा कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल मतलब लेट्स से मैंने पूरी कंट्री में 100 टन कार्बन को एमिट किया तो हमने 100 टन कार्बन को एब्जॉर्ब कर लिया, यानी इतने पेड़ हैं हमारे पास, वो कार्बन न्यूट्रल होता है। नेगेटिव मतलब जितना हमने एमिट किया ना उससे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, और वो सिर्फ इकलौती कंपनी है इकलौती आपकी कंट्री कौन सी है, भूटान है। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन था एक अलग से दिया हुआ था कि सल्फर डाइऑक्साइड GHG नहीं है और ना ही आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, तो ना नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 ना SO2, दोनों में से कोई भी आपका ग्रीन हाउस गैस की तरह काम नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कार्बन फुटप्रिंट पे। अब आपका कार्बन है और फुटप्रिंट है, तो इसका मतलब हुआ आप कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, ठीक है, उसको नापना, वो आपका फुटप्रिंट के काम करेगा। सो टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट ह्यूमन एक्टिविटीज। आपकी टोटल जितनी आप ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका कार्बन फुटप्रिंट। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आपका CO2 की बात करते हैं। थर्मल पावर स्टेशन में आपको देखने को मिल जाएगा CO2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आपका निकलेगा, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, सबको पता है, ठीक है, जो ठंडी करती हैं चीज़ें वहाँ पर। N2O वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड, यानी आपका खेत है जिसमें आपने देखा होगा ना पैडी, यानी जो धान उगाया जाता है, राइस का कल्टीवेशन जहाँ होता है वहाँ पर पानी भर दिया जाता है, तो उस पानी वाले फील्ड से भी आपका N2 एमिट होता है। एंड देन आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, ब्रिक किल्न से, जहाँ पर आपका भट्ठा होता है, जहाँ से आपकी ब्रिक्स बनती हैं, ईंटें बनती हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको ये एमिट होते हुए दिख जाएगा। तो ये सोर्स दिए हुए हैं, यानी आपकी गैसेस दी हुई है। फिर आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग के रिजल्ट की बात करते हैं तो क्या है, क्या क्या इसका हो सकता है। ये रिजल्ट 2-3 बार पूछा गया, यूपी में, UPPCS में, ठीक है, UPSC में आप देख सकते हैं, हर बार पूछा गया। क्या क्या हो सकता है, सबको एक साथ कंपाइल कर लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ऑब्वियस सी बात है, ग्लेशियर आपकी मेल्ट कर जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी। मैंगो ट्री पहले फ्लावर कर जाएंगे, ठीक है। अब यानी जब एक टाइम होता है जब गर्मी आती है उसके बाद आपके आम पकते हैं, अब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो आम जल्दी पकने लग जाएंगे, ठीक है, उसकी फ्लावरिंग जल्दी होने लग जाएगी, ठीक है। फिर आता है एडवर्स इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे, ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो होगा। प्लांट ब्लूम बिफोर पॉलिनेटर्स बी एक्टिव, अब आपके कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स जो उसको पॉलिनेट करेंगे, प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे, वो एक्टिव ही नहीं हुए बेचारे, उनको पता ही नहीं अभी टाइम आ गया, बट गर्मी ज़्यादा थी तो प्लांट में पहले ही फूल आ गया, तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्रॉप फील्ड आपकी अफेक्ट होगी, मॉस्किटो की इकोलॉजी, मरीन प्रोडक्टिविटी, सारी चीज़ें आपकी ग्लोबल वार्मिंग से क्या होने वाली है, अफेक्ट होने वाली है। फिर आता है राइज इन सी लेवल, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, आपका सी लेवल राइज होगा, ग्लेशियर मेल्ट होगा, पानी यहीं पर आ जाएगा आपका, ठीक है, आपकी डिजीज बढ़ जाएंगी। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आपने सुना है बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आते हैं ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, जो आपकी कोरल रीफ्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं, ब्लीच कर जाती हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, अगर आप देखेंगे तो क्या है, चेंज इन वेदर कंडीशन, यानी जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या करेगा, वेदर कंडीशन को चेंज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको कि आपका जो भी ग्लोबल वार्मिंग है उससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपकी वेदर कंडीशन है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वेदर की बात आ रही है। सो वेदर की बात पे अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। वन इज़ व्हाट, कि आपका एक वेदर होता है एंड द अदर इज क्लाइमेट, ठीक है। Now what you have to do, you have to tell me the difference कि क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, वेदर में क्या होता है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के, लेट्स से एक को हम लोग 3 से 40 साल में मेजर करेंगे, एंड एक आपका 1 वीक के लिए होता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं और हिंट दे दूँ, जो आपका वेदर फोरकास्ट होता है, ठीक है, आप न्यूज़ चैनल पर देखते हैं, नाउ यू कैन से वेदर फोरकास्ट किसके लिए आता है, तो वेदर फोरकास्ट जिस चीज़ के लिए आएगा वो उतना टाइम के लिए होगा। दूसरा, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर जाएगा ना। मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम, यानी कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले अफेक्ट होगा, यानी अगर टेम्परेचर में कुछ भी चेंज हो रहा है तो सबसे पहले अफेक्ट होने वाले आपके कौन कौन से इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके कौन कौन से इकोसिस्टम है। सबसे पहले आता है आपका आर्कटिक,
ठीक है, एंड ग्रीनलैंड। नाउ व्हाई इज दिस कंडीशन? बिकॉज आर्कटिक एंड अगर ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स देखने को मिल जाएंगे। ग्लेशियर ज़्यादा है, बर्फ़ ज़्यादा है, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए यही सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स में आता है। फिर आते हैं इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज स्लोली रेजिंग टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एज इट एब्जॉर्ब्स। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो एयर में बढ़ रहा है, तो इससे टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? ठीक है, CO2 आपका बढ़ गया, वेल एंड ओके। उसके बाद अगर आप देखते हो, अगर आप इसकी वजह से आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है, तो उसका रीज़न एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। वो रीज़न क्या होता है, मैंने बताया कि आपकी ये जो रेडिएशन आती है, लेट्स से, ठीक है, सोलर रेडिएशन आ रही है, यहाँ से आपकी रेडिएशन एमिट होगी जिसको हम कहते हैं IR। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है सोलर रेडिएशन के पार्ट में, इसको आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आपका जो CO2 होता है वो बेसिकली आपकी टेम्परेचर रेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है सोर्स ऑफ मीथेन, यानी कौन कौन सी ऐसी जगह है जो आपकी मीथेन क्या कर सकता है, एमिट करता है। राइस फील्ड आपको पता है, चावल का भी हमने देखा, जो वाटर लॉक्ड फील्ड थी जहाँ से आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकल रही थी, अभी आपने देखा होगा, सी दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ से निकल रही थी। फिर वापस आते हैं आपके पार्ट पे, तो ये राइस फील्ड में निकलता है जहाँ पर कोल माइनिंग होती है। डोमेस्टिक एनिमल्स बेसिकली आपके कैटल्स, ठीक है, क्यों, या रूमिनेंट एनिमल्स जिनके पास 4 स्टमक होते हैं, अगर आपने सुने हो, तो वो खाना खा के एक स्टमक में स्टोर करते हैं, वहाँ पर एक तरीके का बैक्टीरिया काम करेगा। बैक्टीरिया के काम करने के बाद में जब आपने देखा होगा एनिमल्स बैठते हैं तो जुगाली करते हैं ना, दे बेसिकली च्यू फूड, तो वो उनके स्टमक से वापस आता है, उसी टाइम पे वहाँ पर आपका CH4 एमिट होता है। या फिर जो आपका गोबर होता है, क्योंकि उनके पेट में बन चुका होता है, उनके पेट में होते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया बेसिकली आपका मीथेन एमिशन करता है। फिर वापस आते हैं वेस्ट लैंडफिल, यानी कोई आपका वेस्ट का लैंडफिल है, गड्ढा खोद के जहाँ पर हम लोग कचरा वगैरह डालते हैं, वहाँ पर भी आपका मीथेन एमिट होता है। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट जो दिया गया था दैट वाज टर्मिट्री मतलब जहाँ पर टर्माइट, अगर आप देख सकते हैं, सेडिमेंट्स होता है, ओशन या वॉल्केनो हो गया जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वाइल्ड फायर हो गया, यहाँ पर हर जगह आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मीथेन देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। फिर आते हैं बर्निंग ऑफ क्रॉप या बायोमास रेसिड्यू, ठीक, आप क्रॉप को बर्न करेंगे, बायोमास के रेसिड्यू को बर्न करेंगे, तो इसमें आपकी कौन कौन सी गैसेस निकलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, मीथेन निकलती है, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। फार्मिंग या एग्रीकल्चर की बात करते हैं, मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, ये ऐसे पर्टिकुलर आपके 2 सेक्टर्स हैं जो क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, ठीक है। आपने सुना होगा किसान बेसिकली बहुत परेशान हो जाता है, मानसून नहीं आया, ठीक है, यानी मानसून कम आया, मानसून ज़्यादा आ गया, दोनों ही केसेस में उनकी फसल क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, किसी टाइम पे फसल सूखने का और कटने का टाइम है, उस टाइम पे पता लगा बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रही, तो फसल पूरी ख़राब हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले अगर कोई सेक्टर है तो दिस इज फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। फिर आते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिटेड बाय कर्ड च्यूइंग एनिमल्स, अभी हमने देखा कर्ड च्यूइंग एनिमल्स, वही आपके रूमिनेंट जो होते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से ये आपकी मीथेन या मार्श गैस को एमिट करते हैं, और यही आपका इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसके, आपके बायोगैस का। देन वापस आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये होता है अर्थ आवर के बारे में। नाउ अर्थ आवर क्या है, बेसिकली वर्ल्ड वाइड फंड जो आपका नेचर का है उसने एक इनिशिएटिव लिया है। उस इनिशिएटिव का क्या काम होता है कि 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है, 1 घंटे का टाइम हम लोग अपने लिए निकालते हैं कि साल में किसी पर्टिकुलर एक दिन पे हम क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए पूरे वर्ल्ड की लाइट बंद कर देंगे ना। इससे आपको देखने के लिए कुछ नहीं होगा, बट बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी तो उसको बेसिकली प्रोड्यूस करने वाला जो भी आपका सोर्स है, इट कुड बी फॉसिल फ्यूल या कुछ भी और हो सकता है, वो भी आपको क्या करेगा, पर्टिकुलरली सेव हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस में या जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको बेसिकली ये क्या करेगा, सेव करेगा। सो अर्थ आवर क्या है, WWF का है। उसके बाद मूवमेंट इन विच पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ लाइट्स फॉर 1 आवर ऑन सर्टेन डे ऑफ एवरी ईयर, यानी अपनी घर की लाइट ऑफ कर देते हैं 1 घंटे के लिए किसी एक सर्टेन डे पे। ये किस लिए होता है, अवेयरनेस रेज करने के लिए होता है, किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। एंड अगर आप देखेंगे तो ये प्लानट को सेव करने के लिए तो कुछ सर्टेन इनिशिएटिव्स है। अगर आप देखेंगे तो 2023 में ये 25 मार्च को मनाया गया था, एंड 2024 में मार्च 23 में, तो इसके आसपास ही देखने को मिलता है। थीम क्या था इसमें पर्टिकुलर, गिवन, ये देखो मेरे को भी नहीं देखने को मिल रहा है ना, क्या किया मैंने इसको जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, सो ये है गिव एन आवर, ठीक है, गिव एन आवर फॉर आवर 1 शेयर्ड होम, यानी एक हमारा ऐसा घर है जिसको हम सब शेयर करते हैं। वो कौन सा घर है, हमारा अर्थ है, और इस अर्थ की बात करते हैं तो उसको सेव करने के लिए ही इसको क्या करेंगे, हम 1 घंटा देंगे, ठीक। फिर आता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। अर्थ समिट नेगोशिएट हुई थी, सबको पता है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में।
फोर्स में कब लाया गया था इसको? 1994 में। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं, ग्रीन वॉच बेसिकली लेके आता है इसको, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी की बात करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें फर्स्ट 10th नंबर पे आया था आपका इंडिया। 2023 में बात करेंगे तो फर्स्ट पे आपका कौन था? डेनमार्क। 23 में इंडिया 8th पे था एंड 24 में इंडिया 7th में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर परफॉर्म करने के इंडेक्स में इंडिया आपका थोड़ा सा रैंकिंग उसकी बढ़ रही है। 2023 में 8th थी एंड 2024 में 7th हो गया। इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब आपका आया था? 2008 में 30 जून को लाया गया था। फिर अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सोशल टेंशन इन इंडिया। क्लाइमेट चेंज क्या करता है? ये लीड करता है टू इंक्रीज एंड सोशल टेंशन इन इंडिया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ये लेके आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो लेट्स से आप किसानों की बात करो, ठीक है। अभी हमने देखा फसल खराब हो रही है, फसल खराब होने की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सामाजिक प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा आपको सुसाइड्स देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल हैव सीरियस रिपरकशन ऑन फूड सिक्योरिटी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है आपके जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो आपके किसान होंगे वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्या कर पाएंगे? वो बेसिकली फूड उनका अच्छे से नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? फसल खराब हो जाएगी, पूरा का पूरा एग्री फार्म खराब हो जाएगा एंड इसकी वजह से जो आपका ग्रेन का सप्लाई है वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईल्ड कम हो जाएगी तो फूड सिक्योरिटी भी आपकी नेशन की क्या होने वाली है? अफेक्ट होने वाली है ना। अब आते हैं ग्रीन हाउस गैस के प्रोटोकॉल पे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड क्वांटिफाई मैनेज ग्रीन हाउस गैस। यानी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी इकोसिस्टम सर्विसेज हमको मिलती है वो फ्री में मिलती हैं, ठीक है। उसका कोई भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा सच आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि उसका कोई एनालिसिस हो रहा है कि इतने रुपये में आप सांस लेंगे तो इतने रुपये की एयर खा रहे हैं, या बेसिकली आपने फ्रूट लिया तो इतने रुपये का बेसिक आपको नेचर फ्रूट दे रहा है, आपको फ्लावर्स मिल रहे हैं या कोई एस्थेटिक ब्यूटी मिल रही है तो इतने रुपये की नेचर आपको चार्ज करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए GHG प्रोटोकॉल लाया गया था। यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है ताकि जो भी सरकार हो या कोई कंपनी अगर काम कर रही है वो समझ सके कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस को मैनेज करना है, ठीक। यहाँ पर पार्टनरशिप अगर आप देखेंगे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बिजनेस जो काउंसिल है, दोनों के बीच में आपकी पार्टनरशिप हुई थी, उसके बाद ये लाया गया था। तो दो इंस्टीट्यूट याद रखिएगा GHG प्रोटोकॉल किसके अकॉर्डिंग आया था, ठीक। फिर आता है UNFCCC, ये आपको यूनाइटेड नेशन फॉर फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कॉम्बैट। इसके बाद अगर आप देखेंगे पेरिस 2015 में बेसिकली ये लाया गया था। 194 नेशंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। 12/12/2015 ये आपका हुआ था, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर इसका मेन काम क्या था? कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज 2 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस अब प्री इंडस्ट्रियल, यानी जब आपका प्री इंडस्ट्रियल, जब तक आपकी इंडस्ट्रीज नहीं आई थी उसके पहले जो भी टेम्परेचर था, ग्लोबल टेम्परेचर सेंचुरी के खत्म होने तक हमको 2 डिग्री 1.5 डिग्री तक ही रखना है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 2020 तक ये मानना था कि हम क्लाइमेट जो अपना बेसिकली फंड इकट्ठा करेंगे इससे कॉम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए, दैट इज $100 बिलियन का आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं COP28 पे, एक बार देख लीजिए ये भी, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल रही थी बेसिकली जो आपकी आई थी, 4 से 5 चीज़ें। सबसे पहले ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2050, न्यूक्लियर एनर्जी को ट्रिपल जितनी भी अभी है उसको 3 टाइम्स करना है 2050 तक। रीज़न क्या है? ताकि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बेसिकली क्या कर सकें, शिफ्ट कर सकें। ग्लोबल कूलिंग प्लेज, कूलिंग मतलब क्या हुआ? ठंडा रखना है हमें अर्थ को, उसके लिए हमें प्लेज लेना है। लॉस एंड डैमेज फंड, ये आपको वर्ल्ड बैंक लेके आया था। वर्ल्ड बैंक क्या लेके आया था? लॉस एंड डैमेज, यानी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने बहुत ज़्यादा एमिशन किया होगा, इसीलिए अभी देखने को मिल रहा है। तो उसको बेसिकली आपको क्या करना है? कंपनसेट करना है, ठीक। ग्लोबल स्टॉक स्टेक रिव्यू, ये बेसिकली ग्लोबल स्टॉक स्टेक आया था, अभी हम लोग देख लेंगे, उसको रिव्यू करना है कि कितना क्या हो गया, कैसा हो गया। फिर आते हैं न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। आपका जो क्वान्टिफाइड गोल है किसके लिए? क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, उसको बेसिकली देखना है। USD 100 बिलियन पर ईयर आपको देखने को मिल जाएगा, इकट्ठा करना है, यानी 500 बिलियन आपको करना है कब तक? 2025 तक। सो दिस इज आपका टारगेट, ये रखा गया है कि हमको इतना इतना करना है। पहले ही आपका टारगेट था, अभी टारगेट रिवाइज कर दिया गया, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया कि पहले आपका 100 बिलियन पर ईयर अब करना है, 500 करना है कब तक? आपका 2025 तक। 2020 में खत्म हो तो बाकी 5 साल में इतना करना है हमको। आई होप सो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर एंड करते हैं और इसको सेकंड पार्ट में हम लोग डाल देंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा ना लगे ये। सो विल बी एंडिंग दिस लेक्चर राइट नाउ, एंड इसके बाद आपको थोड़ी देर में दूसरा लेक्चर भी मिल जाएगा जहाँ से हम ये वाला पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो टिल देन सी यू, टेक केयर एवरीवन।